तो बच्चों आज का क्वेश्चन देखेंगे हम अनुसॉल्व का 6वें का 8वां क्वेश्चन। इसमें जो है दिया है कि स्थिर वैद्युत के गाउस नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। जो गाउस का प्रमेय होता है उसको लिखना है और उसी की सहायता से हमको क्या करना है, हमको जो है वैद्युत बल यानी कूलाम का जो नियम दिया था उसको हमें प्रूफ करना है। देखिए हम जानते हैं कि जो है गाउस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा होता है क्या, गाउस का नियम। देखिए गाउस के नियम को प्रूफ करने के लिए नहीं कहा है, केवल नियम लिखना है और इस नियम की सहायता से हमको क्या करना है, हमको कूलाम के नियम की नियमन करना है। अब इससे हम कूलाम के नियम को निकालेंगे, देखेंगे कैसे, बड़ी आसान तरीके से। देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ लेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर हमने एक आवेश लिया +Q और इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया जिसका जो है मान है डेल A। ठीक है, तो हम कहेंगे कि +Q आवेश के कारण बिंदु P से या जो है बिंदु P के पास जो क्षेत्रफल अवयव है डेल A के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि डेल A अवयव डेल A द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स जो है डेल फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई डेल ए। देखिए या वेक्टर ई डेल ए हम कह सकते हैं, उससे कोई विशेष यहाँ मतलब नहीं है। हम अब क्या करेंगे, इसी की सहायता से हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का, हमने अल्पांश का तो निकाल लिया, हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालना चाहेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण गोले के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल ए। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमको संपूर्ण का निकालना है तो हम समाकलन कर देंगे डेल ए, या ई हमारा कांस्टेंट है तो निकल जाएगा बाहर की तरफ, अब बच जाएगा डेल ए। अब डेल ए का जब समाकलन करेंगे तो डेल ए का समाकलन मतलब संपूर्ण गोले का मतलब कि एक का मतलब क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल, और संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा डेल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। यानी कि यह क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं हम कि क्या है, डेल ए इक्वल है 4πr²। इसको हम कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल फाई ई इक्वल टू या फाई ई इक्वल टू हमारा एक समीकरण बन गया क्या, ई 4πr²। इसको कह दें हम समीकरण 1-2 और यह हमारा पहला था समीकरण 1। अगर हम कह दें दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, फाई इक्वल टू Q/ε0, यहाँ है फाई इक्वल टू ई 4πr²। तो दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, ई इक्वल टू ई इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम ई इक्वल टू निकालें तो ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ये दोनों जाके यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q पहले से था और ये r²। ठीक है, ये हमारा समीकरण बना लिया हमने क्या 3, और ये आप जानते भी हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से होता है। अब हमारा जो है एक फार्मूला होता है कि इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत बल F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा EQ नॉट। यानी कि इस बिंदु P पर हम किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को रखें तो इस +Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर उपस्थित Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल, तो F इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा
क्यू नॉट, और ई का वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या, 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू हमारा क्यू नॉट। और देखिए हमारा हमको ये प्रूफ भी करना था क्या कि F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0/r², यही हमें प्रूफ भी करना था। अगर ये नीचे लिखे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर की तरफ, क्या हमारा है F इक्वल टू EQ की जगह पर हमने E का मान क्या रखा, 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू क्यू नॉट है ये है, तो क्या करेंगे हम इंटू क्यू नॉट, या इसको एक ही साथ लिखेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q1 या Q0/r², किसके बराबर, बल बराबर। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। हमारा जो है गॉस के प्रमेय से हमें क्या किया, आसानी से जो है निकाल लिया क्या, वैद्युत बल का व्यंजक। ठीक है, फिर एक बार पुनः देखेंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारा, गॉस का नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/0 का गुना होता है। हमने उसका व्यंजक लिखा, और हम जानते हैं कि जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू ई डेल ए। तो डेल ए जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ यानी गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है πr², गोले का क्षेत्रफल रखा πr²। समीकरण क्या, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना के लिए ई इंटू 4πr², दोनों का हम तुलना करने के बाद ई का मान निकालिए, और उसके बाद हमने क्या कहा कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कोई हम परीक्षण आवेश Q0 रखे हों तो उस पर इस प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल, वैद्युत बल F इक्वल टू ई क्यू नॉट, ई का मान हमने रखा और हमारा जो है व्यंजक आसानी से प्राप्त हो गया। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 7वें पर। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्लेमिंग के नियम को लिखिए, फ्लेमिंग के नियम को लिखिए, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए, और कह रहा है कि 0.1 × 10⁻⁹ जो है कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में इतना, जो देखिए वेक्टर से संबंधित दिया हुआ है, में भी वेग इतना से प्रवेश करता है तो कण पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यानी हमारा बायां हाथ, तो कहते हैं कि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को, कौन कौन सी, अंगूठा और उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों आपस में क्या हो, लंबवत हो। देखिए ऐसे अगर हम इसको फैलाते हैं तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 अंश, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 अंश, और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। तो अब कहता है कि यदि पहली अंगुली जो है वो क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, ये जो उंगली है वो किसी दिशा में हो, बी की दिशा में हो, और दूसरी अंगुली यानी मध्यमा अंगुली, जो हमारे 5 उंगलियों का जो मध्यमा होता है, मध्यमा अंगुली किसको प्रभावित, इसमें प्रभावित धारा की दिशा को बताए, तो चालक पर लगने वाला जो बल होता है F वह ऊपर की तरफ लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे कोई चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो हम अपनी अंगुलियों को इसकी दिशा में रखेंगे, ऐसे धारा की दिशा यह हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बी, जो बी का मान होगा वह अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ हम कह सकते हैं ऐसे, यानी कि जो बी का मान होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और चालक पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो ऊपर कैपिटल F ऊपर की तरफ लगेगा। जो बी की दिशा है वो क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, और ये जो धारा की दिशा क्या है वो इस तरह से है। ठीक है, जो बी की दिशा क्या है, अंदर की तरफ, धारा की दिशा यह, और लगने वाला बल की दिशा ऊपर की तरफ होता है। तो देखिए हम यहाँ परिभाषा भी लिखे हैं, कह रहा है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तीनों लंबवत होने का तात्पर्य क्या है, तीनों के बीच जो है, देखिए 2 यहाँ एक हो गया, एक और हम देखते हैं, एक कोई हमारे पास नहीं है तो कलम ले लेते हैं। इस प्रकार से हाँ देखिए तीनों के तीनों कैसे हों, इस प्रकार से हों, तीनों उंगलियां हमारी कैसी हों, इस आधार पे हों, तो हम कह सकते हैं जो ये रेड वाला है, रेड धारा की दिशा को प्रभावित करे, तो जो ब्लैक वाला कलम लिए है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, और जो हमारा या ब्लू है वो क्या होगा, लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इसी में भी कहता है क्या, परस्पर लंबवत रहें, और तब यदि पहली उंगली का मतलब क्या, हमारा अंगूठे के जस्ट बगल वाली जो उंगली है वह किसको बताए, अगर वह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए,
और बीच वाली उंगली का मतलब हमारे ये वाली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, बीच वाली उंगली किसको जो बताए, धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा यानी कि जो हमारा जो थंब है अंगूठा, ये क्या होगा, ये ऊपर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इसका जो सवाल दिया है उसको कैसे लगाएंगे। देखिए सवाल निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जब कोई आवेशित जो है कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उसका फार्मूला होता है F = QVB sin थीटा, या इसी को हम कहते हैं Q × V क्रॉस B, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। इसी फार्मूले पर हमारा मान आसानी से क्या हो जाएगा, सवाल लग जाएगा। देखिए तो हम यहाँ देखेंगे Q का मान कितना दिया है, Q की वैल्यू है 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम। B की वैल्यू है, वेक्टर B की वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप, और V की वैल्यू है -75i कैप प्लस 100j कैप। तो देखिए हम सिर्फ फार्मूले को लगाएंगे, तो फार्मूले पर अगर हम रखते हैं तो 1.0 × 10⁻⁹ कूलाम हमारा हो गया किसका, आवेश। और Q का मान, B का मान कितना है भाई, V × B, V का मान कितना है -75i कैप प्लस 100j कैप। किसका मान है ये मान है हमारा जो है V का, V × B या B × V, बातें कहीं होता है, क्रॉस क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो हमारा वेक्टर होता है सदिश का अदिश गुणन और क्रॉस मल्टीप्लाई या बिंदु गुणन। देखिए जैसे हम E.A लेते हैं, इसकी तो वैल्यू हमारी हो जाती है 1। ठीक है, वेक्टर या कैप भी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ऐसे समझिएगा, आई कैप क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, इंटू आई कैप इक्वल होता है 1। बट इसी में एक आता है आई कैप क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसी प्रकार एक और आता है कि यदि आई कैप इंटू जे कैप है, आई कैप इंटू जे कैप है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है के कैप, सॉरी इंटू नहीं, क्रॉस है, तो अगर इंटू में है आई कैप इंटू जे कैप यानी बिंदु गुणन है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो हमारा जो है आई और जे का जो वैल्यू होगा वो के रूप में आएगा। ठीक है, और जो है आई इंटू आई जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 75 का 4 में हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और इसकी वैल्यू इसमें कराएंगे तो भी 0 आएगा। यानी इसका हम जो है 3 का आई में गुणा कराएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, हमको और भी आगे क्वेश्चन देखना है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसी फार्मूले पे इसको हम रख देंगे और रख ही दिए, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें का 8वां। देखिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। देखिए कौन सा नियम लगेगा, अभी हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि जो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली, यह रहा हमारा धारावाही एक वृत्ताकार कुंडली। तो देखिए जो बायो और शेवर्ट थे, बायो शेवर्ट के द्वारा जो हमने नियम निकाला था, अभी क्वेश्चन नंबर जो है चौथे का जो बायो शेवर्ट के द्वारा हमने एक सूत्र प्रूफ किया है, पिछले वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। उसी पर यह क्वेश्चन जो है हमारा क्या होगा, लगेगा। अब यह क्या है, उसमें क्या था, एक धारावाही चालक था लंबा, इसमें क्या है, एक जो धारावाही चालक है वो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो इसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र। ठीक है, तो इस जो है वृत्ताकार के कारण, इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ज्ञात करना है, और इसका नियम जो होगा वो क्या होगा, बायो शेवर्ट की भांति होगा, वो आप क्वेश्चन नंबर चौथे का ग से देख सकते हैं। तो हम केवल इससे संबंधित फार्मूला प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए क्या होगा, मानते हैं इसका जो है केंद्र होगा O, इससे जो है दूरी होगी, दूरी हम इसको कहते हैं त्रिज्या R। हम यहाँ पे क्या मानते हैं, एक छोटा सा अल्पांश मानते हैं डेल EL,
ठीक है। तो हमारे द्वारा जो है या बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा जो है फार्मूला प्रूफ है कि जो अल्पांश यानी कि अल्पांश इसका हम निकालेंगे, तो जैसे हम एक देखिए यहाँ पर चित्र बनाते हैं जो बायो-सेवर्ट के नियम के अंतर्गत था। इतना यहाँ हम लोग एक बिंदु पी लिया था जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, सॉरी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी की गणना करनी थी। तो उसके लिए फार्मूला आया था डेल बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा क्या था, आया था। तो अब जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ निकालना है इसका वैल्यू जो है। अब हमको इसे चूंकि पूरे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण हमको जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम कहेंगे कि इस वृत्ताकार जो धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली उसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिए, जिनमें एक अल्पांश की जो है लंबाई कितनी है, डेल एल है। तो हम कहेंगे अल्पांश डेल एल के कारण उत्पन्न या अल्पांश डेल एल पर बिंदु ओ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या डेल एल के कारण इस जो है धारावाहिक वृत्ताकार धारावाहिक चालक के वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे डेल एल के द्वारा, डेल एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय के क्षेत्र की तीव्रता डेल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, म्यू 0 अपान 4 पाई म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है पुराना फार्मूला है। अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, चूंकि यह एक वृत्ताकार है, इसका इस केंद्र है, केंद्र से जो रेखा खींची गई है इसकी यहाँ पर कितना कौन सा कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। और क्योंकि देखिए हमने लिया था कि जो है अवयव की जो बिंदु P है और इस अल्पांश डेल एल को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण, तो इसके बीच बनने वाला कोण यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश हो जाएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू 90 अंश, और थीटा इक्वल टू 90 अंश होगा तो हमारा जो है डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं साइन 90 अंश अपान आर स्क्वायर, या साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 अपान 4 म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल अपान आर स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। हम कहेंगे कि जो है इस संपूर्ण वृत्ताकार यानी कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उत्पन्न वैद्युत उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम समाकलन कर देंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ का है तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो हमारा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल एल अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पाएंगे कि म्यू 0 अपान 4 पाई एक नियतांक है, बाहर चलाएगा। आई धारा का मान निश्चित होगा, आर उसके बीच की दूरी है, त्रिज्या यानी को भी निश्चित है। तो सारी चीजें हो जाएंगे बाहर। म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर इंटू समाकलन में किसका होगा, केवल डेल एल का होगा। समाकलन किसका होगा, केवल डेल एल का होगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि डेल एल, तो हमने अभी शुरू में क्या माना था, इस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का एक छोटा छोटा अल्पांश है डेल एल। तो डेल एल सबको हम जोड़ेंगे तो एक वृत्त की परिधि बनाएगा। क्या बनाएगा, तो वृत्त की परिधि बनाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल एल इक्वल 2 पाई आर, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है। तो हमारा क्या माना जाएगा, यानी कि म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर स्क्वायर, कोष्टक में क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि डेल एल की जगह पे क्या रखेंगे हम, 2 पाई आर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए है ना, किसके लिए है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए है। तो अब देखिए पाई से पाई कट गया, 2 एकम में 2 2 ना 4, 2 कट गया, और यहाँ आर है तो एक आर से एक आर भी यहाँ भी कट जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 2, म्यू 0 अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा, आई अपान आर, या इसको हम अगर पूरा लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 2 आर। यह हो जाएगा हमारा क्या,
संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी बार बार देखिए वैद्युत हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा μ0I/2r। अगर यह मान लीजिए कि कुंडली तार के कई फेरों से मिलकर के बनी होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम उसका n का गुणा करा देंगे। n का मतलब क्या हो जाएगा, जो है धारावाही यानी जितने जो है चालक तार उसमें लपेटे गए हैं उनका मान हो जाएगा। अगर 10 जो है तार लपेटे गए हैं तो n का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा यह मान भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि जो है दिए गए परिपथ में गणना कीजिए धारा की प्रतिरोध पर विभवांतर मतलब यह प्रतिरोध है, यह जो है धारिता है C, यह प्रेरकत्व L। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिरोध पर विभवांतर यानी प्रतिरोध पर विभवांतर निकल जाएगा। L मतलब प्रतिरोध, L मतलब प्रेरकत्व तथा C मतलब धारिता, संधारित्र पर विभव के बीच कालांतर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हम इसमें दूसरा पॉइंट आसानी से निकल जाएगा हमारा प्रतिरोध पर विभवांतर। तो पहले हम इसमें तुलना करेंगे। यहाँ जो दिया है V बराबर 400 साइन 10 पाई इंटू टी। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे, इसका तुलना करेंगे समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। तो देखिए बच्चों, यहाँ इन दोनों का मान वैल्यू बराबर है। V0 का मान कितना आ गया हमारा 400, ठीक है। साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा का मान कितना, साइन का साइन हो गया, ओमेगा का मान कितना आ गया 10 पाई, और टी का वैल्यू टी की रह गया। ठीक है, तो एक का जो है हमारा फार्मूला होता है कि जो है इनका जो है उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने के लिए, उभयनिष्ठ विभव भी ज्ञात करने के लिए होता है V इक्वल टू अंडर रूट में VR² प्लस कोष्टक में होता है VL माइनस VC। अब यह डिपेंड करता है कि किसका मान अधिक है किसका मान कम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला निकल के आता है। उसको आप पूरा हम प्रूफ नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हम देखेंगे तो इस सवाल में ही देखिए जो है VL का मान दे दिया है 80 और VC का मान दे दिया है 80। तो जब हम इनको प्रूफ करेंगे तो हमारा V0 का मान कितना है 400। देखिए V0 का मान कितना है 400, तो 400 इक्वल कितना हो जाएगा, 400 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में VR² प्लस VL का मान 80 माइनस VC का मान 80। तो देखिए इस 80 में 80 गया 0, समाप्त हो गया, यानी अंडर रूट में क्या आ गया VR² इक्वल 400। या केवल दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 400 इक्वल क्या हो जाएगा VR, यानी कि प्रतिरोध का जो प्रतिरोध पर जो विभव होगा वो क्या होगा, हम लिख सकते हैं प्रतिरोध पर विभव जो होगा VR इक्वल टू 400 वोल्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है हमारा, अब निकालना है कि जो है धारा का मान। धारा का मान निकालने के लिए देखिए, जब इन दोनों का कोई प्रतिरोध ही नहीं है, क्योंकि विभव समान है तो प्रतिरोध होगा नहीं। ठीक है, जब प्रतिरोध नहीं है तो हम I इक्वल टू लिखेंगे। देखिए सूत्र होता है V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा VR अपान R। VR का मतलब क्या, प्रतिरोध की सिरों का वोल्टता और बटे प्रतिरोध। VR का मान कितना है हमारा 400 और R का मान कितना है यहाँ 200 ओम दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे R इक्वल टू कितना है 200 ओम। तो 2 0 2 0 2 दूना 4, यानी 2 एम्पियर की धारा कितनी आ गई, इसमें 2 एम्पियर की धारा आ गई। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, तीसरा पॉइंट, यह पहला पॉइंट था, यह दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे इन दोनों के बीच कलांतर। इन दोनों के बीच क्या, मतलब VL और VC के बीच कितने अंश का कलांतर होगा। एक क्वेश्चन पूछा है ना, L तथा C पर विभव के बीच कलांतर। तो विभव के बीच कलांतर का सूत्र होता है tan phi इक्वल टू होता है VL माइनस VC बटे VR। VL माइनस VC का मान कितना है 80 माइनस 80 बटे VR।
या VL का मान मान लिया हमारा निकल गया कितना 400, तो कितना आ जाएगा 0/400 या 0। tan phi इक्वल टू कितना आ गया 0। देखिए या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि VL और VC का विभवांतर पूछा है। विभवांतर का मतलब क्या कि दोनों के सिरों के बीच के विभव का अंतर, तो दोनों के यानी कि हम कह सकते हैं VL माइनस VC इक्वल क्या हो जाएगा 80 माइनस 80 इक्वल 0। कालांतर कितना आ गया VL माइनस VC का, VL माइनस VC का कालांतर आ गया 0। ठीक है, इसलिए अब देखो हम आसानी से इसको लगा भी, इसको भी लगा लिया हम लोग। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा जो है 9वां में दिया है प्रकाशिक पथ क्या होता है और कांच के गुटके से, तो इन दोनों को हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे और इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, यह अंशाल का सेट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। अंशाल नंबर 3 जो है वो कल से हम पढ़ेंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 9वें का जो है अथवा है, क्योंकि 9वें का जो क्वेश्चन है पीएनपी ट्रांजिस्टर की व्याख्या के बारे में, तो वो स्टार लगा हुआ है यानी कि हमारे सिलेबस से कर चुका है। देखिए बच्चों अब तक का जो भी क्वेश्चन था वो आसानी से आपको समझाया गया। आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो इसको आसानी से कीजिए। देखिए ताकि जो है आप जैसे ही हमें देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो है 9वें का 8वां, क्योंकि 9वें का जो क्वेश्चन है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर जो कि हमारे सिलेबस से कर चुका है। हमको 9वें का 8वां वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमें इसको समझना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब तक जो है देखिए इस सेट का हमने यह 3रा वीडियो बनाया है, पर हम यह प्रयास करेंगे कि प्रत्येक सेट को 2 या 3 वीडियो में ही हम समाप्त कर लें, क्योंकि देखिए एक जो है पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का वीडियो बना करके अपलोड कर पाना जल्दी संभव नहीं है। ठीक है, और इसलिए आपको हम 2 से 3 उसको काट के हम क्या करेंगे आसानी से बना देंगे। आप समझने का प्रयास करिएगा और आपको अगर यह सेशन या क्लास जो है अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखेंगे कि दिया है हमारा क्या प्रकाशीय पथ के बारे में। प्रकाशीय पथ क्या होता है और दूसरा क्या है, करें कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश किरण जो है आपतित होती है या होता है, और गुटकी का अपवर्तनांक दिया है 1.5। गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित जो है प्रकाश की तरंग आपतित किरणों की चाल तथा तरंग ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में वहाँ लिख नहीं पाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाशीय पथ के बारे में। प्रकाशीय पथ के बारे में क्या है, प्रकाश जो है किसी समय में, प्रकाश जो है क्या होता है, प्रकाश किसी समय में प्रकाश किरण द्वारा जो किसी समय में निर्वात में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी कि जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निर्वात में एकांक समय में प्रकाश किरण द्वारा तय की गई जो मार्ग की जो लंबाई होगी या तय की गई जो पथ होगी वही क्या कहलाएगी प्रकाशिक पथ कहलाती है। अब देखेंगे इसमें फार्मूले यानी सूत्र में देखेंगे या सवाल लगाएंगे। तो देखिए कांच के गुटके का जो दिया है तरंगदैर्घ्य का प्रतीक होता है लैम्डा, तो लैम्डा कांच में दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमारा कांच में दे दिया है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारा जो है 6000 एंगस्ट्रॉम। चलिए देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम। एन का मान कितना दे दिया है हमारा 1.5। अब पूछा क्या है, जो चाल भी पूछा है। तो देखिए निर्वात में जो है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो पहले हम प्रकाश की चाल ज्ञात करना चाहेंगे। तो फार्मूला होता है n इक्वल टू C/V। C/V का मतलब क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n की वैल्यू जो है 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और v यानी माध्यम में हमको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो यानी अपवर्तित यहाँ का है ना अपवर्तित, यानी कि जो कांच है ना कांच के गुटके में हमको जो है प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो v इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ बटे 1.5। काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। क्या आएगा हमारा? माध्यम में प्रकाश की चाल आएगा। अब इसी प्रकार कांच में उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी ये भी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है? m = होता है λ1/λ2। ये λ1 क्या है? ये जो है हमारा निर्वात में है और λ2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक जो है m की वैल्यू 1.5, λ1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम बटे λ2। हमें λ2 इक्वल क्या हो जाएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 1.5। देखिए हम इससे भाग देंगे 1.5 से इसमें भाग देंगे तो यह कटेगा 4000 बार में, क्योंकि देखिए 1.5 चौको 6 हो जाएगा। 1.5 चौको कितना हो जाएगा? 6 होगा। और तो है हमारा इसके आगे 3 0 का 0 ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि λ2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और हर अंशाल का, हर सेट का जो है हर एक क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे आपको आसानी से उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको अगर यह क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।